डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का स्टडी की जाएगी। हम जैसे कि जनरल लाइफ में जानते हैं कि जैसे हम कोई कंघी लेते हैं, हेयर को हम कम करते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे कागज़ को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ना। बिजली जब तड़कती है तो बिजली का गिरना ये भी एक चार्ज का ही उदाहरण है। वहाँ पे विद्युत का विसर्जन होता है ना। कई बार क्या होता है कि ठंड के दिनों में जब हम कंबल ओढ़ते हैं तो कंबल ओढ़ने से क्या है, चट चट की आवाज़ आती है, अंदर चिंगारी से निकलने लगता है। विद्युत आवेश का उदाहरण है ना। तो एक प्रकार से कहना चाहिए कि जैसे हम किसी प्लास्टिक को रगड़ते हैं उनमें, तो उसमें जो है कुछ छोटे छोटे हल्के कणों को आकर्षित करने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यूनान के जो साइंटिस्ट थे, दार्शनिक थे कहना चाहिए, थेल्स, इन्होंने क्या किया, एम्बर के टुकड़े से फर को रगड़ा है ना। जब फर को या ऊन को रगड़ा तो उन्होंने देखा कि एम्बर जो है हल्के हल्के जो कण थे, धूल थे, उसको अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। इसके बाद जो है विलियम गिलबर्ट जो है कांच पर इसी प्रयोग को किया, एबोनाइट पर इसी प्रयोग किया। कांच को उन्होंने रेशम से रगड़ा, एबोनाइट को ऊन से रगड़ा। तो इस प्रकार से अनेक और प्रयोग किए गए। सन 1646 में थॉमस ब्राउन एम्बर से ऊन को रगड़ने पर एम्बर में हल्के कणों का जो को आकर्षण का गुण जो उत्पन्न होता है उसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जिस ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर, रब करने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का शब्द का आविष्कार कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि जो एम्बर नाम का टुकड़ा जिनको थेल्स ने लिया था, उस एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम होता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत शब्द बना है। ओके, चूंकि इसको घर्षण करने से उत्पन्न हुआ, इसी विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। जिस पदार्थ में हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उस वस्तु को विद्युतीकृत या इलेक्ट्रिफाइड कहा जाता है। तो विद्युतीकृत हो गया, इसका मतलब ये कहा जाता है कि वो चार्ज हो गया, आवेशित हो गया, यानी या तो आवेश को ग्रहण कर लिया या आवेश को त्याग दिया, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे हम क्या है कि स्थिर आवेशों का अध्ययन कर रहे हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। तो जिस भौतिकी की जिस शाखा में हम स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। आगे हम देखते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? अगर हम इसको डेफिनेशन देना चाहें तो विद्युत आवेश हम किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और अन्य प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। विद्युत आवेश के बारे में हम कुछ जानते हैं। पहला ये कि ये अदिश राशि है। दूसरी बात, इसका जो विनी जो सूत्र होता है वो PA है। और तीसरी बात इसमें ये होता है कि इसका जो SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। कूलाम, इसका हम ध्यान से देखें
कूलाम होता है। इसको कैपिटल सी से शो किया जाता है क्योंकि इस मात्रक का आविष्कार कूलाम ने किया है। तो साइंटिस्ट के नाम में होता है तो उस मात्रक को जो है कैपिटल में लिखा जाता है। तो ये विद्युत आवेश के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब हम आगे देखते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे हुआ, तो इस पर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे शोध किए। सबसे पहला प्रयोग किया गया, दो कांच का छड़ लेकर के उसको रेशम से एक एक करके रगड़ा गया और दोनों को पास लाया गया। दोनों को पास लाया गया तो इन दोनों में क्या हुआ कि प्रतिकर्षण होने लगा। क्या होने लगा? प्रतिकर्षण होने लगा। ओके, ये प्रतिकर्षण होने लगा। इसी प्रकार दो एवोनाइट की छड़ को एक एक करके ऊन से रगड़ा गया और ऊन से रगड़ने के बाद ऐसा उसको लटका दिया गया, ये इस प्रकार से। तो देखिए कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, ये ऐसे प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। अब क्या किया गया, इस कांच का एक छड़ और एवोनाइट के एक छड़, इन दोनों को ये इस प्रकार से, यानी कांच की छड़ को रेशम से तथा एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा गया और रगड़ने के पश्चात जब दोनों को पास ला गया तो इसमें जो है आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तो ये इसमें प्रतिकर्षण, यहाँ पे भी प्रतिकर्षण और यहाँ पे आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ। अब इनको साइंटिस्ट ने, कांच में जो पैदा हुआ उसको कचाप कहा गया, एवोनाइट में पैदा हुआ उसको रेजनी कहा गया। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस कचाप और रेजनी को क्रमशः पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहा। अब उन्होंने किस तर्क में कहा इसको? उन्होंने इस तर्क में कहा कि उन्होंने ये देखा कि जैसे कांच को और रेशम के कपड़े को रगड़ा गया, रगड़ने के बाद देखा कि दोनों चार्ज हो गए, परंतु जब वापस उसको फिर टच किया गया तो फिर डिस्चार्ज हो गए। तो उन्होंने तर्क लगाया जिस प्रकार से +2 -2 को अगर हम जोड़ दें तो वो 0 हो जाता है, अर्थात चार्ज खत्म हो गया ना, कहने का मतलब यही हुआ। तो वैसा ही यहाँ पे दोनों में चूंकि अलग अलग चार्ज है, इनको रगड़ने के बाद अगर वापस जोड़ा जाए, कांच को और रेशम के कपड़े को रगड़ के जब चार्ज किया गया, चार्ज करके फिर से टच किया गया दोनों को, तो डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक धन है और दूसरा ऋण है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है। इसी कारण कांच में उत्पन्न चार्ज को उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कहा और एवोनाइट में उत्पन्न चार्ज को उसने निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से उसका नामकरण क्या पड़ गया? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पड़ा। अर्थात दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास लाएं या दो निगेटिव चार्ज को पास पास लाएं तो प्रतिकर्षण होगा, और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को पास पास लाएं तो उसे हम उसमें जो है आकर्षण होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रगड़ने से चार्ज क्यों हो जाता है, क्या रीजन है? तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना होगा, ज़्यादा डीप में नहीं, थोड़ा सा। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो पदार्थ बना होता है अणुओं का, और अणु बने होते हैं परमाणुओं से। हम जानते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान यानी नाभिक पर होता है, किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पर होता है, और ये जो नाभिक होता है ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। परमाणु के बारे में भी है कि ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्ष में परिक्रमा करते हैं,
और इस इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जो अब चूँकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, हमने पहले ही कहा कि जो अलग अलग जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव अटैक करते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव रिपल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ये पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, अर्थात न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, नाभिक जो है पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव है, तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो आकर्षण बल का मान उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाएंगे आकर्षण बल वीक होता जाएगा। तो ये जो है जो सबसे नज़दीक है वो ज़्यादा आकर्षण बल अधिक होगा, अर्थात इसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच, नाभिक के बीच आकर्षण बल कम होता है, तो वो एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। जो अंतिम ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, नाभिक से कभी प्रोटॉन को निकालना काफ़ी कठिन काम होता है, निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है और इस परमाणु के हम एक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। इसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है और ये नाभिक दो कणों से मिलकर बना है, दो है ना। तो एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है अर्थात नाभिक पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है। इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और चूँकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इसलिए इसमें अट्रैक्शन होता है। और चूँकि ये सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होता है इसमें आकर्षण बल ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो हम ऐसे दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, नाभिक के बीच आकर्षण बल कम होता है और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं वो आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अलग अलग तत्वों में अलग अलग कक्ष होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार, तो अलग मैटर है, उसको हम वो केमिस्ट्री का पार्ट है तो समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एटॉमिक संरचना होती है। इसमें क्या होती है कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसमें विक्षोभ के कारण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं वो अपने कक्षा को छोड़ करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। दूसरे पदार्थ में चले गए तो वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए वो पदार्थ निगेटिव चार्ज हो जाता है और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर परमाणु में बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी परमाणु बराबर होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी अर्थात पॉजिटिव हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन आ गया उस पदार्थ में तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा और वो निगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रगड़ने से कैसे पॉजिटिव और निगेटिव होता है ये आपको शायद समझ में आ गया होगा।